हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 2022 की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हम यहाँ से एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे और वहीं पर इनका डिटेल आंसर भी समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? प्रदीप कुमार जोशी, राजीव गौबा जी, अरविंद सुब्रमण्यम या डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। यहीं पर अगर हम और ऑप्शन की बात करें, जैसा पहला ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी जी, तो वह वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। राजीव गौबा की बात करें तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। और अरविंद सुब्रमण्यम जी की बात करें तो इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी दर में कुल कितनी वृद्धि है? 4%, -7.3%, 9.2% या 8.5%? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है 9.2%। आप यहां पे देखिए, जीडीपी वृद्धि दर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। जैसे 2021-22 की बात करते हैं तो 2021-22 के लिए 9.2% है और 2022-23 के लिए जो अनुमानित जो जीडीपी दर है वो 8% से 8.5% के बीच में रहने वाली है। और यहीं पर अगर हम 20-21 की बात करें, यानी 2020 और 21 की बात करें, तो भारत की जो जीडीपी दर थी वो कोरोना की वजह से -7.3% रही थी। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे भारत की जीडीपी के संदर्भ में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने क्या कहा है 2022-23 के संदर्भ में? तो 2022-23 के संदर्भ में भारत की जो जीडीपी दर है विश्व बैंक के अनुसार यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो 8.7% रहने वाली है। यहीं पर अगर हम एशियाई बैंक की बात करें तो उनके अनुसार 7.5% रहने वाली है। और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो उनके अनुसार जो अनुमानित जीडीपी दर रहने वाली है वह 9% रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का 2021-22 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। दोस्तों, राजकोषीय घाटा कहते हैं फिजिकल डेफिसिट को। तो ऑप्शन है आपके पास 9.2%, 6.8%, 4.6% या 3.4%। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 6.8%। आप यहां पे देखिए दोस्तों, यह राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट। और 2020-21 की बात करें तो 2020-21 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9.2% है और 2021-22 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है वो 6.8% है। और 2019-20 की बात करें तो 4.6% था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिसंबर 2021 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? 500.6 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर, 633.6 बिलियन डॉलर या 577 बिलियन डॉलर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 633.6 बिलियन डॉलर। आप यहां पे देख सकते हैं, दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 633.6 बिलियन डॉलर है। यहीं पर अगर हम बात करें नवंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार चीन, जापान और स्विट्जरलैंड पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार में और भारत का जो स्थान है वह चौथा स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2021 में कुल कितने स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया है? दोस्तों, यूनिकॉर्न स्टेटस उन कंपनियों को दिया जाता है जिन कंपनियों की जो वैल्यू होती है वो 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाती है या यूं कहे 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है। ऑप्शन है आपके पास 44, 56, 100 या 41। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी 44। आप यहां पर देख सकते हैं, वर्ष 2021 में यानी 44 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया है। अब वर्तमान में कुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात करें तो 83 हो चुकी है। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स जो कंपनी है उसे भी स्टार्टअप्स यानी यूनिकॉर्न का स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जैसे कि 2021-22 की बात करें तो 14,000 नए स्टार्टअप्स के साथ भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2020-21 के लिए भारत का कुल अनुमानित खाद्य उत्पादन मिलियन टन में रहा है। 298 मिलियन टन, 301.5, 308.6 या 285? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है 308.6 मिलियन टन। आप यहां पे देख सकते हैं, 2020-21 के लिए जो चौथा संशोधित अनुमानित है वह 308.6 मिलियन टन है। और हाल ही में यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा भी गया था इससे संबंधित। तो यह थे दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों को अब यहाँ पे देखिए जहां से आपके सारे प्रश्न एक साथ क्लियर हो जाएंगे। जैसे जीडीपी की बात करें तो जीडीपी 2022-23 की बात करें तो 8 से लेकर यानी 8.5 तक रहने वाली है।
जबकि 2021-22 में जो अनुमानित था वो 9.2% था और 2020 में -7.3% रहा था। राजकोषीय घाटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2021-22 की बात करें तो 6.8 रहने की बात है। मुद्रास्फीति की बात करें तो 12.5। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से आपसे पूछा जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021-22 में औद्योगिक में काफी वृद्धि आई है, 11.8% रहा है। और 2020-21 की बात करें तो -7.0 था। ऐसे विदेशी मुद्रा भंडार आपने यहाँ पे देखा था, हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कृषि की बात करें तो वहां पे 3.9% की वृद्धि दर रही है। तो यह था दोस्तों आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम यहाँ पे बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। हम इन्हें एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक बातें हैं वो आपको यहाँ पे समझनी है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कुल अनुमानित बजट का, तो 2021-22 में जो हमने कुल अनुमानित बजट रखा था वो 34,83,000 करोड़ रुपए रखा था। और यहीं पर जो हमारा संशोधित हुआ था वो 37.70 लाख हुआ था। क्योंकि दोस्तों बजट हम अगले वर्ष के लिए रखते हैं, तो 2022-23 के लिए जो हमने बजट रखा है वो हमने 39,45,000 करोड़ रुपए रखा है। तो यहाँ पे आपको यह बात समझनी है, 2021-22 में जो बजट था, अनुमानित बजट, वो 34,83,000 करोड़ रुपए था। और संशोधित जो हो गया था, यानी उसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गए थे क्योंकि कोरोना काल आया था, तो 37.70 लाख करोड़ रुपए हो गया था। अब हमने 2022-23 के लिए जो कुल अनुमानित बजट रखा है वो 39,45,000 करोड़ रुपए है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको समझने हैं। जैसे दोस्तों राजकोषीय घाटा की बात करें तो 6.9% है जीडीपी के, यानी हम इसे बजट अनुमानों की बात करें तो 6.8% के आसपास, जैसे हमने भी आगे पढ़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ष 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा था यानी जीडीपी का, वो 6.4% रहने का अनुमान है। अभी हमने पढ़ा था 2021-22 के लिए जो राजकोषीय घाटा था वो 6.8% था। अब 2022-23 के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% है, यानी 0.4% हमें उसे कम करना है। तो ये हमने अनुमानित राजकोषीय घाटा के संदर्भ में रखा है। अब हम बजट से संबंधित एमसीक्यूज पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि भारत की आय का सबसे बड़ी मद या स्रोत है, जीएसटी है, निगम कर है, आयकर है, या केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है जीएसटी। आप यहां पे देख सकते हैं भारत की आय का जो प्रमुख स्रोत है उसका यह एक डायग्राम है, और डायग्राम के आधार पर आप यहां पे देख सकते हैं उधार एवं अन्य देयताएं, जो यहां पे ऑप्शन में नहीं था, यानी ब्रोविंग और अदर लिएबिलिटीज की बात करेंगे तो 35%, यानी 35 पैसे की बात करें 1 रुपए में से, या 35% की बात करें तो केवल यही है। दूसरा जो स्थान है वो आपको मिलेगा जीएसटी का, जो 16% है। तीसरा स्थान दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे बात करें निगम कर और इनकम टैक्स का, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, इनका कर्म लगाने के लिए भी आता है। दोस्तों यदि आपका पीसीएस का एग्जाम है तो पीसीएस के एग्जाम में यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक कहां से होती है, सर्वाधिक खर्चा कहां से होता है, यह प्रश्न बार बार पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें, जो भारत की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो उधार एवं अन्य देयता है, यानी ब्रोविंग एंड अदर लायबिलिटीज है। दूसरा जो स्थान है वो जीएसटी का है, जो 16% है। इसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें, यानी निगम कर और इनकम टैक्स दोनों का 15% है। तो क्वेश्चन नंबर का एक यहाँ पे यही हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में है, यानी सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में होगा, केंद्रीय क्षेत्र योजना में, टैक्स में, राज्य का हिस्सा, ब्याज अदायगी, या रक्षा क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ब्याज अदायगी में। आप यहां पे देखिए कि रुपए कहां पे जाता है, यानी सर्वाधिक खर्च कहां पे होता है। तो 2022-23 के बजट के अनुसार की बात करेंगे तो आप यहां पे देखोगे कि सर्वाधिक जो खर्च यहां पे हो रहा है वह हो रहा है ब्याज अदायगी, यानी इंटरेस्ट पेमेंट में, जो 20% है। दूसरा स्थान आता है वो आता है राज्यों का हिस्सा, यानी जो टैक्स वगैरह होते हैं, स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यानी जो टैक्स होते हैं उनमें राज्यों का हिस्सा 17%। तीसरा स्थान जो आता है वो आता है जो सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम होती है उसमें 15%। तो टॉप 3 आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पहला स्थान है इंटरेस्ट पेमेंट में, दूसरा जो स्थान आता है राज्यों का हिस्सा यानी स्टेट शेयर, और तीसरा जो स्थान आता है वो आता है सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम होती है वहां पे जो खर्चा होता है। तो बजट का सर्वाधिक खर्चा इस आधार पर होता है। और यहीं पर अगर 2021-22 के आधार पर पूछा जाए तो 2021-22 में भी लगभग यही शेयर था, लेकिन जो 20% है, जैसे यहाँ पे हमने बात की जो ब्याज अदायगी है यानी इंटरेस्ट पेमेंट में, तो 20% है। लेकिन यहीं पर अगर राज्यों की शेयर की बात करें तो यहाँ पे 17% है और वहां पे 16% हो जाता है। बाकी और खास डिफरेंस नहीं है, यही फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत, यानी पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। 200 ट्रेन का,
400 ट्रेन का, 150 ट्रेन का या 500 ट्रेन का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी 400 ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। और यहीं पर अगर हम पीएम गति शक्ति योजना की बात करते हैं तो इस योजना की जो घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2021 को मोदी जी द्वारा की गई थी और यह जो लॉन्च किया गया है 13 अक्टूबर 2021 को किया गया है। इस योजना के माध्यम से 16 मंत्रालय को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा और इस योजना के लिए जो कुल बजट का रखा गया है वो 16 करोड़ खर्च करने की बात की गई है। अब यहीं पर अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन की बात करें जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं और इस ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी वो 15 फरवरी को हुई थी और सबसे पहला जो इसका ऑपरेशन चला गया था वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला गया था। तो यह फैक्ट भी आपको वंदे भारत एक्सप्रेस से पूछा जा सकता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें पीएम गति शक्ति की तो पीएम गति शक्ति की बात करें तो यह 7 पिलर पर काम करता है, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सार्वजनिक जो परिवहन होता है यानी बसेस वगैरह होगी, जलमार्ग हो गया और लॉजिस्टिक हो गया। तो इन 7 जो पिलर है यहाँ पर गति शक्ति जो योजना है ये काम करती है। और इस शक्ति योजना के तहत यानी 2022-23 में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच यानी 25,000 किलोमीटर एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी के तहत जो पीपी मॉडल के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की भी यहाँ पे योजना बनाई गई है। तो यहां से आपको यही ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन है 4 कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि पर कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 125 मेगावाट, 130 मेगावाट, 220 मेगावाट या 127 मेगावाट? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 130 मेगावाट। अगर यहां पर हम बात करें केन बेतवा नदी लिंक की तो यहां पे आपको यह दोनों नदी दिखाई दे रही होंगी, यह केन नदी और यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी बेतवा नदी। और यह जो दोनों नदी है ये मध्य प्रदेश से होते हुए और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे यमुना नदी से अपना संगम बना देती है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे बात करें यहाँ पे आपको बेतवा रिवर दिखाई दे रही है तो बेतवा रिवर पर आपको एक यहाँ पे बैराज दिखाई दे रहा होगा, कोठा बैराज प्रोजेक्ट। इसके अलावा यहीं पर ये जो यहाँ पे बैराज है एक और बैराज है जिसका नाम है लोअर और डैम, यह भी आपको बेतवा रिवर पर ही दिखाई देगा। और इसके अलावा माता टीला डैम भी आपको बेतवा नदी पर ही मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें केन बेतवा लिंक की तो केन बेतवा लिंक को यहाँ पे आपको जोड़ने की बात की गई है, यानी यह जो मार्ग है यानी लिंक कैनाल की बात करेंगे तो केन और बेतवा को जोड़ने की बात की गई है। और इस योजना के तहत लगभग जो नहर का निर्माण कराया जाएगा वो 221 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पर जो कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाएगी तो 103 मेगावाट की तो जल विद्युत ऊर्जा होगी और सौर ऊर्जा की बात करें तो 27 मेगावाट की, यानी टोटल 130 मेगावाट की, जिसमें से 103 जल विद्युत उत्पादन है और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा की होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कुल बजट में यहाँ पे जो रखा गया है इस केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट के लिए वो 44.6 हजार करोड़ रुपए का रखा गया है। और 2022-23 में जो यहाँ पे बजट अलाउड किया गया है इस समय के लिए वो 1400 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, केन और बेतवा नदियों का जो उद्गम आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से होता है और यह जो दोनों नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से अपना संगम बनाती है, जबकि बेतवा नदी की बात करें तो यह हमीरपुर जिले में यमुना नदी से अपना संगम बनाती है। दोस्तों हाल ही में यूकेपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था जो माता टीला बांध है वो किस नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर है। इसके अलावा राजघाट बांध हो गया, पारिछा परियोजना हो गया, यह परियोजना भी बेतवा नदी पर ही आपको मिलेगी। और जो केन नदी है यह जो पन्ना बाग अभ्यारण्य है वहां से होकर गुजरती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह पन्ना टाइगर रिजर्व और यहां से होकर जो केन रिवर है यह होकर गुजरती है। तो इन फैक्टर को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कृषि क्षेत्र में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 0.2%, 0.3%, 0.6% या 1.3%? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 0.3%। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 2020-21 की बात करें तो 3.6% ग्रोथ रेट था कृषि सेक्टर में और 2021-22 की बात करें तो 3.9% यहाँ पे ग्रोथ रेट रहा है। तो इस अनुसार 0.3% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन के लिए 2022-23 में जो कुल बजट एस्टिमेट है वह 60,000 करोड़ रुपए है। और यहीं पर अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को हुई थी। और यानी जो जल जीवन मिशन है यानी हर घर जल का जो मिशन है भारत सरकार का जो टारगेट है इसे पूरा करने का वो 2024 तक है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह हो गया। यहीं पर अगर बात करें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो 2022-23 का जो बजट एस्टिमेट है वो 19,000 करोड़ रुपए है।
और यहीं पर अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। पीएम किसान सम्मान की बात करेंगे तो ये 2022-23 के लिए 68,000 करोड़ रुपए का अनुमानित रखा गया है। और यह जो योजना शुरू की गई थी यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू की गई थी फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसके अलावा बात करें नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 2022-23 में जो बजट एस्टिमेट रखा गया है वो 37,800 करोड़ रुपए है। और नेशनल एजुकेशन में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल एजुकेशन में काफी पूछा जाता है, तो नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए जो एस्टिमेटेड बजट है यानी बजट एस्टिमेट है 2022-23 के लिए 39,553 करोड़ रुपए है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करें तो 6,400 करोड़ रुपए है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए है। तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मंत्रालय में कितना आवंटन किया गया यानी बजट का। हमें सभी मंत्रालयों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, हमें केवल रेलवे और डिफेंस के बारे में जानना है। रेलवे की बात करें तो 1,40,367 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में 5,25,166 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यानी इन डिपार्टमेंट को इतना बजट अलाउड किया गया है 2022-23 के लिए। हाल ही में एपीओ का एग्जाम हुआ था, वहां पे ऐसा पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए 2021-22 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है। अब आने वाले एग्जाम में 2022-23 का आपसे पूछ सकते हैं, तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात करते हैं, जो बातें अब छूट चुकी हैं उन बातों का यहाँ पे हम देखते हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बात करते हैं तो 2,23,846 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 137% अधिक है। कोविड-19 जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात करें तो 64,180 करोड़ रुपए, जैसे हमने पिछले भी डिस्कस किया था। और यहां पर बात करें 2022-23 में भारत सरकार ने यानी रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रक्षा क्षेत्र में जितना भी कुल बजट है उस बजट का जो सामान खरीदने के लिए है यानी पूंजीगत खरीदारी के लिए है उसका 68% केवल घरेलू के लिए ही यूज होगा। यानी घरेलू उद्योगों से ही जो मशीनरी सामान है, आर्म जो सामान है वो घरेलू उद्योगों से ही खरीदा जाएगा, जो 2021 की तुलना में 58% अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 80 लाख घरों को बनाने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हर घर नल से जल यानी 2022-23 की बात करें तो 3.8 करोड़ परिवार को शामिल करने के लिए रखा गया है और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यह था दोस्तों बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं छूटेगा और आपको यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे भी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।